साथियों नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास पर बनी हमारी ये वीडियो सीरीज आपको काफी पसंद आ रही है। ये वीडियो इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने यह बात की थी कि किस प्रकार अंग्रेजों ने पाठ्यपुस्तक को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, साथ ही नए शिक्षा पद्धति में किस तरह अंग्रेजों ने शिक्षकों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को खत्म कर दिया। चलिए अब इसके आगे बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं कि कोई देश या राष्ट्र महान है या नहीं, इसका पता इस बात से चलता है कि उस देश के शिक्षक कितने विद्वान, क्षमतावान और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हैं। शिक्षकों की स्वायत्तता को छीनकर अंग्रेजों ने इस देश की आत्मा को कैद कर लिया। आचार्य चाणक्य का भी कथन है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं, लेकिन भारत के अंग्रेजों ने भारत के शिक्षकों से उनकी गोद छीन ली। अब शिक्षक वही करते थे या कर सकते थे जो अंग्रेज अधिकारी चाहते थे। जब अंग्रेज यह तय करने लगे कि पाठ्य पुस्तक में क्या पढ़ाया जाएगा, तब अंग्रेजों ने साहित्य पठन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि साहित्य पठन जो है अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा था। यानी छात्र जब साहित्य पढ़ते थे उससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। किस तरह का फायदा हो रहा था? तो साहित्य पठन के माध्यम से बच्चों और नौजवानों की मानसिकता को बदलना बहुत आसान था, खास तौर से तब जब पूरे साहित्य के सिलेबस में अंग्रेजी साहित्य की भरमार थी। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत तकनीकी रूप से पिछड़ गया। यही वजह रही कि बाद के वर्षों में भी भारत के स्कूलों और कॉलेजों में साहित्य का आधिपत्य हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैकाले भी भारत में साहित्य पढ़ाने के ही पक्ष में था। हम में से बहुत लोग यह कहेंगे कि साहित्य भी हमें तार्किक और संवेदनशील और चिंतनशील बनाता है। हां, बिल्कुल बनाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त साहित्य समझ में आना चाहिए, और समझ आने के लिए जरूरी है कि जो साहित्य छात्र पढ़ रहे हैं वो उनके संदर्भ यानी कि बैकग्राउंड से जुड़ता हो। दूसरी शर्त, अंग्रेजों ने पहले ही कक्षा में पढ़ने पढ़ाने का और बातचीत का माध्यम जो है अंग्रेजी को बना दिया था। चूंकि पाठ्य पुस्तक लेखन में भी अंग्रेजों का ही कंट्रोल था, तो वो हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं को पढ़ने के लिए भी भारतीय साहित्य की जगह अंग्रेजी साहित्य का इन भाषाओं में अनुवाद करवाकर पाठ्यपुस्तक में डाल देते थे। अंग्रेज जिन यूरोपीय कहानियों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके भारतीय बच्चों के द्वारा पढ़ने वाले टेक्स्ट बुक में डालते थे, उन कहानियों में यूरोप के समाज, भूगोल, परंपरा और रहन सहन का जिक्र होता था। जैसे गोरे लोग, उनके गोरे गोरे गाल, परियां, चुड़ैल, बर्फ का गिरना, गर्मियों का सुहाना मौसम, राजकुमार और राजकुमारियों की कहानियां, दूर देश की रोचक यात्राओं की कहानियां आदि। इन सब बातों का भारतीय रहन सहन, पहनावे, भाषा, परंपरा, संस्कृति या भारतीय बच्चों के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं था। उदाहरण के लिए भारत के किसी भी पारंपरिक कहानी में परियां और एंजल्स यानी देवदूत नहीं होते। भारत के बड़े हिस्से में गर्मी का मौसम सुहाना तो बिल्कुल नहीं होता है। यहां गोरे लोग होते हैं, लेकिन गोरे गोरे गाल
कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि गोरे गाल ज्यादातर उन क्षेत्र के लोगों में होते हैं जहां बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही होती है। उस समय की भारत की बड़ी जनसंख्या समुद्री यात्रा के बारे में जानती ही नहीं थी। यहां तक कि कई हिस्सों में तो समुद्री यात्राएं प्रतिबंधित मानी जाती थी। लेकिन यह सब यूरोप की कहानियों में होता था, क्योंकि वहां यह सब कुछ पाया जाता है। इसीलिए उनके साहित्य और कहानियों में इन चीजों की भरमार मिलती थी। जब यह कहानियां भारतीय बच्चों को पढ़ाई जाती थी, तो चूंकि इन कहानियों में की गई जो भी बातें हैं, जिन भी चीजों का जिक्र किया जा रहा था, वो भारतीय बच्चों के बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं था। इसलिए ये कहानियां, ये साहित्य भारतीय बच्चों को समझ में ही नहीं आता। भारतीय बच्चों से तो केवल इतनी अपेक्षा थी कि वो इन कहानियों को सुन ले और इनसे संबंधित सवालों के जो जवाब शिक्षकों ने उन्हें लिखवाए हैं, उन्हें रट कर वो परीक्षा में वैसे का वैसा ही लिख दे। अंग्रेजों ने परीक्षा का भी केवल एक ही स्वरूप अपनाया, जो था लिखित परीक्षा। जो कुछ भी लिखित परीक्षा में पूछना या फिर मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं था, उसे परीक्षा से बाहर ही रखा गया, भले ही वो कितना भी ज्यादा जरूरी क्यों ना हो। अब चूंकि परीक्षा केंद्रीय स्तर पर होती थी, इसलिए यह जरूरी था कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे एक जैसी पढ़ाई करें और एक जैसी परीक्षा दें। इसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को ही हुआ, क्योंकि भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां हर जगह की भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पारंपरिक परिस्थितियां अलग थीं, ऐसी स्थिति में ज्यादातर बच्चों को ऐसी बातें रटनी पड़ती थीं जो उन्होंने ना तो कभी देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। उनके लिए समझ पाना, यानी ऐसी कहानियों और ऐसी बातों को समझ पाना तो लगभग असंभव था, और साथ ही उनके पूर्व ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं था। पाठ्य पुस्तक और परीक्षा के इस पूरे चक्रव्यूह को रचते समय अंग्रेजों ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां वो खुद को बड़ा, विशाल हृदय और भारत का हितैषी दिखा सकें। साथ ही उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां भारत की भाषा, परंपरा, संस्कृति, ज्ञान को छोटा दिखा सके। परीक्षा और पाठ्य पुस्तक के इस चक्रव्यूह ने बच्चों के मन में शिक्षा, पुस्तकों और ज्ञानार्जन को लेकर एक नकारात्मक भाव पैदा किया, जो आज भी देखने को मिलता है। लेकिन यहां बात बच्चों के मन की नकारात्मकता से कहीं ज्यादा गहरी है। परीक्षा व्यवस्था ने जनता और शिक्षा के अवसर एवं नौकरियों के बीच एक फिल्टर का काम किया। अंग्रेजी शासन के समय पहले ही शिक्षा तक पहुंच सबके लिए संभव नहीं था और नौकरियां भी पर्याप्त नहीं थी। नई शिक्षा व्यवस्था के लागू होने के बाद और ज्यादा लोग नौकरियों के काबिल होने लगे। हमने पहले ही बताया है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की व्यावसायिक आत्मनिर्भरता को पहले ही खत्म कर दिया था और लोगों के पास सरकारी नौकरी के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ज्यादा लोगों के द्वारा परीक्षा पास करने और नौकरियों के कम होने की वजह से लोगों में असंतोष बढ़ने का खतरा उत्पन्न होने लगा। इसका हल निकालने के लिए अंग्रेजों ने परीक्षा तंत्र को एक नई जिम्मेदारी सौंपी। परीक्षा पास करने वाले लोगों की संख्या को कंट्रोल करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेल करने की जिम्मेदारी, ताकि नौकरी मांगने वाले लोगों की
संख्या को कंट्रोल किया जा सके। परीक्षा तंत्र को इतना ज्यादा सख्त बनाया गया कि परीक्षा छात्रों के लिए एक बुरे सपने जैसा हो गया। इससे छात्रों और शिक्षक दोनों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। शिक्षक भी अपने विद्यालय का रिजल्ट बेहतर करने के लिए छात्रों पर और ज्यादा सख्ती करने लगे। छात्रों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करके रख दिया गया। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कुछ भी पढ़ना अपराध जैसा हो गया। इससे छात्रों में मानसिक संकीर्णता बढ़ती चली गई और दुनिया को देखने का उनका नजरिया केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित होकर रह गया। छात्रों की मुसीबत और ज्यादा तब बढ़ गई जब उनका पास और फेल होना परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। समाज ने फेल होने वाले छात्रों को नकारा, मूर्ख, बेकार आदि ढेर सारे ताने देने शुरू कर दिए। भारतीय समाज ने अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझे बिना अपने बच्चों को परीक्षा के नर्क में जलने के लिए अकेला छोड़ दिया। इतना ही नहीं, यहीं से जन्म हुआ परीक्षा में नकल करने और परीक्षा पास करने के लिए अनैतिक उपायों का प्रयोग करना। आज भी हालात में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। हमारे बुजुर्ग आज भी अपने समय की परीक्षा को किसी बहादुरी के किस्से जैसा सुनाते हैं और आज भी हमारे बच्चे अंग्रेजों के समय से चले आ रहे इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम एक समाज के रूप में इसे सही मान रहे हैं। आज भी ज्यादातर लोग रटने वाले और वैसा ही सुना और लिख देने वाले छात्रों को ज्यादा मेधावी मानते हैं। किताब को निचोड़कर पी जाना, यह मुहावरा, इससे तो हम सभी परिचित हैं और यह इसी बात को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा नहीं है कि बाद में इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन पाठ्यपुस्तक, परीक्षा और रटने के इस चक्रव्यूह ने और हर कीमत पर आगे बढ़ने की उत्तेजना में हमारा समाज इतना फंस चुका है कि अब इसी को सही मानता है और इसका ही समर्थन करने लगा है। तो हमने देखा कि अंग्रेजी शासन ने अनंत काल तक भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जो हर दृष्टि से भारतीयों के खिलाफ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह तंत्र पिछले 250 सालों से निर्बाध चल रहा है, यानी निर्बाध काम कर रहा है। पहले इसे अंग्रेज चला रहे थे और अब इसे हम भारतीय चला रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो कुछ भी अंग्रेजों ने शुरू किया था आज भी वो उसी स्वरूप में चल रहा है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से कहूं तो वर्तमान में भी लगभग 60 से 70% लोग यही कहते हैं कि लिखना पढ़ना सीखने का जो तरीका उन्होंने अपनाया था वही सही और अच्छा था, बिना यह सोचे, बिना यह विचारे कि वो जिस तरीके को सही और अच्छा बता रहे हैं वो तो गुलाम बनाने का तरीका था। फिर वो सही कैसे हो सकता है? समय के साथ विभिन्न सरकारों ने और खास तौर से नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के हर स्तर पर पुरानी परिपाटी को तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन यह हमें सोचना होगा और समझना भी होगा कि हम अपने बच्चों को वर्तमान शिक्षा नीति जैसी बेहतर और नई शिक्षा देना चाहते हैं या उन्हें गुलामी की शिक्षा में ही बांध कर रखना चाहते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि शिक्षा से जुड़े और गहरे विषयों को आसान भाषा में आपके सामने लाने का प्रयास करूं।
इस वीडियो में मैंने आपके साथ जिन भी बातों को साझा किया है उसका पूरा श्रेय प्रोफेसर कृष्ण कुमार को जाता है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार हमारे देश के बहुत बड़े और जाने माने शिक्षाविद हैं। साथ ही वो एक लंबे समय तक एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा में जितने भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं उनमें बहुत सारे बदलावों में प्रोफेसर कृष्ण कुमार की बड़ी भूमिका रही है। भारतीय शिक्षा के इतिहास के सीरीज की ये 4 वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सीरीज आपको काफी पसंद आई होगी और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई है या इसमें किसी बात को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके सकारात्मक कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं और आपके सुझाव और आलोचनाएं मुझे खुद को बेहतर करने में मदद करती हैं। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।